वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है रेडियंस इंस्टीट्यूट में। और आज हम जो स्ट्रेटेजी है, जो अप्रोच है कि हमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट कैसे ट्रीट करना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे जानेंगे। यहाँ पे मैं आपको कौन सी बुक से पढ़ना है ये नहीं बताऊंगा, या फिर आपका सिलेबस पैटर्न क्या है उसको नहीं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ इतना रहेगा कि ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट आपको कैसे ट्रीट करना है, कैसे जानना है। एज यू ऑल नो दैट geography is not about the monsoon, climate, weather or any natural phenomena. It is just a fundamentals. But अगर core geography को हम समझे तो geography is the science of the earth. यानी how the natural phenomena are happening on the surface of the earth. It's discussed briefly and thoroughly in the geography. तो इसका मतलब ये है कि जब अर्थ में मौजूद हर एक इवेंट साइंस के लॉ से गवर्न हो रहा है, यानी साइंटिफिक लॉ जो है वो उसको गवर्न कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते एक साइंटिफिक अप्रोच को रखना पड़ेगा। तो चलिए अब समझते हैं कि कैसे जो है एक क्वेश्चन को हमें अप्रोच करना रहता है एग्जाम में। जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आपको किस मेथड और किस पैटर्न को फॉलो करना है जब भी आप आपके सामने अपनी बुक्स रखोगे और पढ़ रहे होगे। तो एक जनरल मेथड है जो मैं बच्चों को अक्सर क्लास में बोला करता हूँ, ऑफलाइन बैचेस में और स्पेशली ऑनलाइन क्लासेस में भी मेरी काफ़ी जब बच्चों से डिस्कशन होता है तो बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि सर आपने एक टॉपिक बता दिया, आपने टॉपिक का एक्सप्लेनेशन दे दिया, बट व्हेन इट्स अबाउट द टाइम टू राइट द आंसर तो हमारे पास ना एक पैटर्न सेट नहीं हो पा रहा। या फिर आंसर राइटिंग के अलावा भी जब हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो हमें वो कौन से डायमेंशंस या कौन से एस्पेक्ट्स को चेक करना रहता है कि सर ये हमारे एस्पेक्ट टिक हो जाएं और फिर हमारा एक बेटर आंसर और बेटर तरीके से टॉपिक कंप्लीट हो सके। तो जनरली मैं बच्चों को एडवाइस करता हूँ कि आप ना स्टेप मेथड को फॉलो फॉलो किया कीजिए। क्या है ये स्टेप मेथड, थोड़ा समझते हैं। ये मेथड जनरली सभी सब्जेक्ट में लागू करा जा सकता है, बट क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे इस मेथड को मैं ज्योग्राफी में कैसे अप्लाई होता है इसको थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। देखो, एस मतलब होता है बेटा साइंटिफिक, ठीक है। तो साइंटिफिक यानी कि जब भी किसी आंसर को आप लिख रहे हो, स्पेशली ज्योग्राफी के अंदर आप फिजिकल ज्योग्राफी के फिनोमेना को समझा रहे हो, कोई भी नेचुरल फिनोमेना आप समझा रहे हो, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जब भी आप शुरुआत करोगे तो आपको वर्ड यूज करना पड़ेगा साइंटिफिक। जैसे ये एक पानी का ग्लास है। अब मान लो इस पानी के ग्लास के अंदर रखा गया है वाटर। क्या रखा गया है? वाटर। अब बचपन से आप पानी क्या है जानते हो, लेकिन अगर मैं बोलूं इस वाटर को एक्सप्लेन करना पड़े तो एक सेकंड के लिए वीडियो पॉज कीजिए और समझने की कोशिश करो कि आप वाटर को कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो ऑफलाइन में जब ये सवाल पूछता हूँ तो कुछ बच्चे बोलते हैं वाटर इज इन द ग्लास। तो अब वो ग्लास को समझाने लग गए, ना कि वाटर को। उनकी अप्रोच क्या हो गई, वाटर को ना समझाने के बदले वो कहीं और ही भटकना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप क्वेश्चन को ज्योग्राफी के अंदर लिख रहे होगे या किसी एमसीक्यू का आंसर सॉल्व कर रहे होगे, तो सबसे जरूरी क्या है कि जब भी आप साइंटिफिक अप्रोच का इस्तेमाल करोगे तो आप काफी स्पेसिफिक हो जाते हो, आप काफी रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हो और आपके आंसर में एक वैल्यू एडिशन हो जाता है। ये बात समझ में आ गई? तो कोई भी फिनोमेना हो, चाहे विंड का फ्लो हो, चाहे एयर मास सर्कुलेशन हो, चाहे कोई भी फिनोमेना, आपको उसको समझाना पड़ेगा। अब जैसे मानसून की बात कर ले, तो मानसून को ये कविता तो है नहीं कि दिल टूट गया तो आप मानसून, ठंडी मौसम आ गया, गर्मी का मौसम आ गया, हवाएं चल रही है, तो आप ऐसे तो डिस्क्राइब करोगे नहीं मानसून को। आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट लेते हुए उसको समझाना पड़ेगा। जैसे एक जनरल पैटर्न में हम कोई आंसर समझाएं, मान लो कि कोई हवाएं हैं जो सरफेस में बहुत ज्यादा गर्म हो गई, उनका टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, तो वो एक्सपेंड होना शुरू करेंगी। अब जब हवा एक्सपेंड होगी तो वो ऊपर हायर लेवल पे जाएगी, हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगी। और जब हवाएं हायर एल्टीट्यूड की ओर अप्रोच करेंगी तो धीरे धीरे उनका टेम्परेचर क्या होगा बेटा? ड्रॉप होगा। अब आप जानते हो कि जो हवाएं हैं जिनमें मॉइस्चर ज्यादा होता है, ऐसी हवा जिनमें मॉइस्चर की मात्रा ज्यादा होगी, क्वांटिटी ज्यादा होगी, उन हवाओं को आप जनरली हॉट हवाओं के जैसे ट्रीट कर रहे होगे। वो गर्म हवाएं होंगी जिनमें मॉइस्चर ज्यादा होता है। अब जैसे जैसे हवा ऊपर जाएगी तो वो ठंडी हो जाएंगी, कोल्ड हो जाएंगी एयर। और जब हवा ठंडी हो जाएगी यानी काफी कोल्ड हो जाएगी तो उनके अंदर मॉइस्चर को रिटेन करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, यानी ज्यादा समय तक ठंडी हवाएं मॉइस्चर को ट्रैप करके नहीं रख सकती। तो जितना भी वाटर वेपर होगा इन ठंडी हवाओं में, ये धीरे 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 क्या होगा? कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। और आपको पता है कि जितने भी वाटर वेपर कंडेंस होंगे वो धीरे धीरे क्लाउड का फॉर्मेशन करेंगे और उसके बाद होगा प्रेसिपिटेशन।
अब ये जो बेसिक मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दी, ये कहीं पे भी किसी भी किताब में डायरेक्टली नहीं लिखा होता है। जनरली आप कोई भी वीडियो चेक करो, अभी वीडियो को पॉज करके भी अगर आप सर्च करोगे कि हाउ टू स्टडी ज्योग्राफी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द ज्योग्राफी, या किसी भी बुक्स या रिसोर्सेज को देखोगे, तो जनरली ये सजेस्ट किया जाता है कि आप क्लास 11th की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी वाली बुक को रेफर करो। पर उस बुक के अंदर मानसून को तो डिस्क्राइब किया गया है, बट अगर हम बात करें तो मानसून के पीछे का जो प्रोसेस है, जो मैंने आपको समझाया कि गर्म से जब हवा ठंडी हो रही है तो कैसे उसके अंदर मॉइस्चर को रिटेन करने की कैपेसिटी कम हो रही है और कैसे करके फिर क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है। बेटा ये जो छोटी सी चीज है ना, ये चीजें आपकी क्लास 6 टू लेके 9 तक की जो एनसीईआरटी होती हैं उनके अंदर काफी डिटेल में लिखा गया है। ठीक है, अब सर पढ़ें कैसे? क्या सर ये बुक खराब है फिर फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी? देखो बेटा, अगर रिसोर्स की भी बात करूं तो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी मोर देन इनफ है। आपको इसके अलावा कोई भी रिसर्च या कोई भी अलग मटेरियल को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ये स्टेटमेंट इतना बड़ा है कि मैं इस स्टेटमेंट को अगर आपको दे रहा हूं तो इसके पीछे मैं कुछ कंडीशंस भी आपको दूंगा। याद रखना, जब आप इस बुक को अप्रोच कर रहे हो तो इस बुक के अंदर अगर मानसून को एक्सप्लेन किया गया है तो उस समय पे कंडेंसेशन का फिनोमिना नहीं बताएगा आपको। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बुक जो है वो डिजाइन करी गई है कि बच्चा क्लास 11th में 6th से एक जर्नी करता हुआ आ रहा है, और ये बाय डिफॉल्ट माना जाता है कि छठी से लेके उसने अपनी 11th क्लास तक इन चीजों को पहले पढ़ा हुआ है। अब वो बेशक बात अलग है कि आपने कितना स्कूल में पढ़ा था और कितना नहीं पढ़ा था, बट अगर आपको दोबारा से पढ़ना पड़े तो जब भी आप फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की बुक लेके आते हो तो साथ ही साथ आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आपके पास एटलीस्ट 9th और 10th की एनसीईआरटी साइंस की रखी होनी चाहिए, है ना? मैंने स्टार्ट में ही बोला था, वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था, जब आप पढ़ ही अर्थ के साइंस को रहे हो और अर्थ के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट फिनोमिना हो रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कोल्ड एयर जो है मॉइस्चर को रिटेन नहीं कर सकती। अब अगर कैसे रिटेन नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, उसको समझने के लिए आपको साइंटिफिक अप्रोच देना पड़ेगा। इसलिए जनरली देखा जाता है कि आईआईटी के बच्चे या फिर साइंस स्ट्रीम के बच्चे वो ज्यादा कैपेबल होते हैं एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनके अंदर बाय डिफॉल्ट इस तरीके का थिंकिंग मैकेनिज्म होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या सर हम उनके बराबर नहीं आ सकते? क्या हमें कोई अप्रोच अलग लेनी पड़ेगी? बेटा कुछ नहीं है, आपको बेसिक साइंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। काफी बच्चे घबरा जाते हैं कि सर आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो साइंस को फिजिकल ज्योग्राफी के साथ। ये वही बात है कि आपने कोई मिठाई बनाई और उसमें चीनी नहीं डाली, वो उसका इंग्रेडिएंट है बेटा। विदाउट एक्सप्लेनिंग विदाउट एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द साइंस बिहाइंड द फिजिकल ज्योग्राफी आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एनी फिनोमिना। फिर वो रट्टाफिकेशन हो जाएगा, 4 दिन बाद भूल जाओगे, आपका आंसर इनरिच नहीं हो पाएगा, और इवन ऑप्शन एलिमिनेशन में भी आपको दिक्कत होती है। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको कि मान के चलो अभी ग्रीन एनर्जी की बहुत बात हो रही है। एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट्स आप काफी न्यूज आर्टिकल्स पढ़ रहे होंगे, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बेशक आप इन चीजों के बारे में जानकारी भी रखते होंगे। अब से ग्रीन एनर्जी है तो सॉल्यूशंस ओरिएंटेड आपकी अप्रोच होनी चाहिए सबसे पहले। तो कोई भी, मैंने एक एग्जांपल ले लिया अभी के लिए फिलहाल, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स बन सकती है। आपके हर एक आंसर में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहला बताया था स्टेप के अंदर साइंटिफिक मेथड, जिसके अंदर आपको हर एक आंसर को साइंस के अकॉर्डिंग समझाना पड़ेगा। दूसरी चीज है यहाँ पे टी। टी का मतलब होता है बेटा थीमेटिक। अब सर थीमेटिक किस चीज के बारे में बात कर रहा है? तो थीमेटिक का मतलब यहाँ पे होता है बेटा, जब आप आंसर लिख रहे हो तो आप कोर थीम से भटक के दूसरी थीम में ना चले जाओ। जैसे अभी पानी का एग्जांपल दिया था, पानी समझाने के लिए कहा तो आप गिलास को कैरेक्टराइज करने लग गए, है ना? अगर आपको इवेपोरेशन की बात करें या अगर मैं बात कर रहा हूं आपको वेपोराइजेशन की बात कर रहा हूं, तो आपको याद रखना है कि ओवरऑल थ्रू आउट योर आंसर यू हैव टू फोकस ऑन द थीम ऑफ दैट क्वेश्चन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि समझा ना कुछ था, समझा कुछ गए और आप मान के चल रहे हो कि आपको नंबर मिल जाएंगे, है ना? कि ये वो बात हो गई कि मैं किसी को अप्रोच कर रहा हूं और वो मेरे से दूर भाग रहा है, तो सॉल्यूशन कुछ नहीं निकलेगा, आपको टिक के उसी बात को समझाना पड़ेगा। ठीक है ना? क्लियर हो गया? इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है ई, जिसको हम बोलते हैं बेटा एविडेंट या एविडेंस। एविडेंसेस। तो पहले आपने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे दिया किसी भी क्वेश्चन का, उसके बाद आप गए यहाँ पे थीमेटिक्स में, यानी कि थीम को आपको नहीं भूलना, थीम को पकड़ के चलना है थ्रू आउट द आंसर। हर एक लाइन को जब लिख रहे हो तो मेक श्योर कि आप थीम से कनेक्टेड हैं। इसके बाद ई की बात करें तो यह है एविडेंसेस। जो भी आप आंसर दे रहे हो
जो भी आप आंसर समझा रहे हो उसके पास, उससे रिलेटेड आपके पास एविडेंस होने चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए, डेटाज होने चाहिए, सो दैट यू कैन इनकलकेट दिस डेटा इन योर आंसर टू मेक इट मोर स्पेसिफिक। क्लियर हो गया? जैसे आपने साइंटिफिक अप्रोच से मान लो मॉनसून को समझा दिया, अब जब आपने मॉनसून को समझाया तो आपको बताना पड़ेगा कि देखो इस इलाके में इस तरीके का मॉनसून होता है और रिसेंट ईयर में कैसे क्लाइमेटिक चेंज की वजह से मॉनसून में क्या क्या परिवर्तन या इम्पैक्ट आ रहे हैं। यू शुड हैव टू मेंशन दैट थिंग्स इन दैट पार्ट। ठीक है? इसके बाद अगर बात करें पी की, तो इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपका आंसर प्रेजेंटेबल नहीं है तो ये समझ लो कि गई गई भैंस पानी में, सारी मेहनत खराब। देयर मस्ट बी अ कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, कि आप जब आपने आंसर लिखा तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन में आप क्या ऐड कर सकते हो, आप फ्लो चार्ट ऐड कर सकते हो, आप डायग्राम्स यूज कर सकते हो, इफ नेसेसरी आप ग्राफ्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो, सो दैट कि एक आंसर को आप डिजाइन कर पाओ, फॉर्मेट कर पाओ। और ज्यादातर स्पेशली फिजिकल ज्योग्राफी के तो क्वेश्चन सारे के सारे इसी अप्रोच से दिए जा सकते हैं, इजीली समझाए जा सकते हैं। जब भी आप ज्योग्राफी के क्वेश्चन करोगे तो इस स्टेप मेथड को फॉलो करो। ठीक है? जैसे मैंने आपको मानसून या फिर कंडेंसेशन के प्रोसेस को समझाने की कोशिश करी थी, तो इस तरीके के आंसर को भी आप यहाँ पे दे सकते हो। दूसरी चीज, जैसे हम ग्रीन एनर्जी पे ही बात कर रहे हैं, तो आपको पता है सर आज के समय में हम ग्रीन एनर्जी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि फॉर एन एग्जाम्पल कि हम कहते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स तो लिमिटेड है ना? फॉसिल फ्यूल्स तो लिमिटेड है। अब इन लिमिटेड फॉसिल फ्यूल का तो एक दिन एंड हो जाएगा, तो रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर जाना पड़ेगा। और अभी हम बात कर रहे हैं कि यार इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, दैट इज ईवीज। तो अगर मान लो आपके पास इस ऐसी क्लीन एनर्जी के ऊपर बात करने के लिए आ गया, तो सबसे पहले आपको एनर्जी के कंसेप्ट को समझने के लिए फिर वापस क्लास 6, 7, 8 में जाना पड़ेगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आप एनर्जी की ही बात करोगे तो एनर्जी प्रोड्यूस कैसे करी जाती है, वो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, साइंटिफिक, आपका थीमेटिक, आपका फिर एविडेंशियल, और साथ ही साथ आपका प्रेजेंटेबल, इन चारों स्टेप्स को अगर आपको करना है तो एट द एंड ऑफ द डे आपको स्टेप मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि अभी ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, तो ग्रीन एनर्जी क्या है कि आप ईवी ले आए, बट इसके डिसएडवांटेज क्या है? हर एक चीज के ऊपर आपको एक आर्ग्यूमेंट लिखना आना चाहिए। यू हैव अ टेंडेंसी टू डू आर्ग्यूमेंट ऑन एनी टॉपिक। तो अगर मैं ईवीएस की बात करूं, ठीक है, आपको दिख रहा है कि जो है फोसिल फ्यूल का कंजप्शन कम हो रहा है, बट आप ये भी तो देखो कि कितना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। इस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में क्या डिस्कस हो रहा है? 2040 आते आते, 50 आते आते, जब इतनी सारी बैटरी जो 10 से 12 साल तक की जो लाइफ स्पैन है उनकी, 12 से 15 साल, उसके बाद इन बैटरीज का क्या होगा, कहाँ ये यूटिलाइज होंगी? तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना बेटा, ये तभी आप अप्रोच कर पाओगे जब आप के अंदर आर्ग्यूमेंट करने की स्किल होगी। इसका मतलब अब ये ई वेस्ट तो बढ़ता चला जाएगा, लिथियम से बनते हैं ये सारे, जो कि एनवायरमेंट के लिए भी हेजरस है। तो यू कैन कनेक्ट इट विद एनवायरमेंट ऑल्सो, कि कैसे हम एनवायरमेंट को इसमें बचा सकते हैं। सबसे जो क्लीनेस्ट सोर्स की एनर्जी है वो तो हाइड्रोजन से ही जनरेट करी जाएगी। अब हाइड्रोजन एनर्जी क्लीन सोर्स है और इतना न्यूज में आ रहा है इस समय पे, लेकिन हमारा ध्यान अभी इधर की ओर होगा ही नहीं, क्योंकि हम जो है ना स्टेप मेथड को फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है? तो आपको ये अप्रोच रखनी पड़ेगी बेटा, आपको इसी तरीके से चलना पड़ेगा। प्लस रिसोर्सेज की बात करूं तो आप फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी वाली बुक को कर लो, उस बुक को पढ़ने के लिए, लेकिन साथ ही साथ आपके पास क्लास 9 और 10 की साइंस की बुक होना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप उसके कंसेप्ट को उसके साथ जोड़ सको। इसके अलावा फिर आपको पीवाईक्यूज को अप्रोच करना है, पास्ट ईयर क्वेश्चन को अप्रोच करना है। सारे पीवाईक्यूज को करो और देखो कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, एनालिस करो उन क्वेश्चन के बारे में। इतना सब जब कुछ हो जाए आपका, इतना जब सब आप कर लो, तो फिर उसके बाद लास्ट चीज बचती है कि आप अगर चाहें, इट इज अप टू यू, इट इज ऑप्शनल, तो किसी भी एक टेक्स्ट बुक को ले लो, किसी भी एक रेफरेंस बुक को ले लो और जस्ट एड ऑन कर सकते हो आप अपनी तैयारी को, बट वो एक लास्ट एंड ऑप्शनल अप्रोच है, क्योंकि इतना करने में ही आपकी मैक्सिमम एनर्जी यूटिलाइज हो चुकी होगी। समझ आया? तो इस तरीके से आपको ज्योग्राफी में वर्कआउट करना है, इस तरीके से आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करना है। अगर आप इस अप्रोच से चलते हो तो कहीं ना कहीं आपको ज्योग्राफी समझने में मदद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, और अगर कोई क्वेरी या डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक यू।